गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग ठीक ठाक से होंगे और इस करंट अफेयर्स के श्रृंखला को फॉलो कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। आज की इस टॉपिक में हम लोग दो मुद्दों को उठाए हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में संविदा पे नौकरी एक नई समस्या और दो नए मेडिकल बिल्स। हम मानते हैं कि संविदा पर जो नौकरी है, हो सकता है कि सीधे एग्ज़ाम का मैटर ना हो, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे कोई भी अछूता नहीं है और इसे अवश्य जानने की ज़रूरत है। निबंध में या वैचारिकी में कहीं न कहीं काम आ सकता है। क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। पहले प्रस्ताव देखते हैं और क्या होना चाहिए, क्या हकीकत है, उसकी समीक्षा को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विचार किया, एक प्रस्ताव रखा कि समूह ख और समूह ग के पदों के नियुक्ति के संदर्भ में 5 सालों तक संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी। जाहिर सी बात है, इस गरिमामयी मंच से इस प्रस्ताव के प्रति मैं पूर्णतया असहमति व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से कंपटीशन की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी बहुत कठिन है। आप कहीं न कहीं अपनी ही परीक्षा प्रक्रिया पर उंगली उठा रहे हैं, राइट? और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई अगर आपको देखना है, तो कई तरीके उसके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप अधीनस्थ अधिकारी के आप जो है उसकी आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं, देख सकते हैं, है ना? तो परीक्षा के बाद संविदा पर वो भी 5 सालों तक करना ये तार्किक नहीं है, क्योंकि कई बार लोग क्या करेंगे कि इसकी व्यक्तिगत खुन्नस भी निकाल सकते हैं। फिलहाल जो सरकार का प्रस्ताव है वो ये है कि संविदा अवधि के दौरान सरकार नियत वेतन देगी एवं सरकारी कार्मिकों को मिलने वाले लाभ नहीं देंगे। यह भी एक अनुचित प्रस्ताव ही माना जाएगा, राइट? और दूसरी ये कि यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवा में समूह ख के 55,859 और इसके 8,17,000, है ना? ये 81,76,113 पद हैं, राइट? ये समूह ग के हैं। और निश्चित रूप से इतनी बड़े संख्या में अगर पदों को प्रोविजन में लाया जाएगा तो यह तार्किक नहीं है। सरकार का अपना कहना है कि इससे गुणवत्ता बढ़ेगी और वेतन पर जो भार है वो बढ़ेगा। निश्चित रूप से इकोनॉमिक मैनेजमेंट के नाम पर ये जो कदम उठाया जा रहा है उसका वो सही नहीं है। इसके अन्य तरीके भी हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पीसीएस, पीसीएसजे और पीपीएस जैसी नौकरियां इससे बाहर होंगी, राइट? लेकिन निश्चित रूप से समूह ख और समूह ग के प्रति जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रति पूर्णतया संवेदना है और इस बिल का निश्चित रूप से तार्किक रूप से विरोध होना चाहिए, उसे चैनल के माध्यम से होना चाहिए। फिलहाल ये कहा गया कि प्रत्येक 6 महीने पर एग्ज़ाम लिया जाएगा और 60% से कम अंक पाने वाले कार्मिक सेवा से बाहर होंगे। तो निश्चित रूप से यह अभ्यर्थियों पर दबाव होगा और आप खुद सोचिए कि जब अभ्यर्थियों पर ही इतना दबाव होगा तो ना तो वो अपनी ड्यूटी पे ही बहुत तार्किक ढंग से ध्यान दे पाएंगे, वो तो अपनी अवधि बचाने, क्या कहते हैं कि सेवा बचाने के लिए ही प्रयासरत रहेंगे और मृतकाश्रित नौकरियों पर ही लागू होगा। तो कई सारे सामाजिक और पारिवारिक तनाव होंगे और निश्चित रूप से डिप्रेशन की स्थिति होगी और निश्चित रूप से यह बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हमारी इस मंच से अपील है कि इस तरह के प्रस्तावों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, राइट? और निश्चित रूप से उचित चैनल पे, उचित स्थान पे इसका विरोध करना चाहिए। आइए हम लोग दूसरे मुद्दे को उठाते हैं और वो दूसरा मुद्दा है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2020। एक्चुअली 2 नए मेडिकल बिल आए हुए हैं, है ना? और ये जो बिल है एक्चुअली इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल है कि इंडियन सिस्टम में क्या क्या आता है। जैसे आयुर्वेदिक आ गया, यूनानी पद्धति आ गया, है ना? एक सोवा रिगपा विधि है। ये 3 विधियों को ये सिस्टम कवर करेगा और वास्तव में
इसे मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 की जगह पर ये लाया गया है। और इस बिल के अंतर्गत ये कहा गया कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्थापित किया जाएगा। इसमें एक चेयरमैन होंगे, आयुर्वेद बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, यूनानी सिद्धा एवं सोवा रिक्पा बोर्ड के अध्यक्ष समेत कुल 29 सदस्य इसमें होंगे। आपको बता दूं, जो सोवा रिक्पा जो विधि है वास्तव में भारत और चीन के बीच में लेकर के ये काफ़ी विवाद रहा है। इसमें एक्चुअली जो सोवा रिक्पा विधि है वो तिब्बती है और चीन इस पे दावा करता है कि यह पद्धति हमारी है, और जबकि भारत का दावा है कि नहीं, ये हमारी पद्धति है। और इन दोनों पद्धतियों को लेकर के जो संघर्ष था उसमें जो क्या कहते हैं कि मान्यता मिली, अंततः भारत को मिली। तो ये जो भारतीय पद्धतियां हैं उन पद्धतियों को प्रमोट करने के लिए या उनको मान्यता प्रदान करने के लिए यह बिल लाया गया है, और निश्चित रूप से इस पे भी जानने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से जो एलोपैथ है ना, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है आप कह सकते हैं, उसके अतिरिक्त इन विधियों को निश्चित रूप से प्रमोट करना चाहिए। आप देखेंगे खास करके कोरोना के समय में बहुत सारी पद्धतियों में बहुत सारी विधियां बताई गई, चाहे काढ़ा हो, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हो, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो लाभकारी रही हैं और इन्हें एक समानांतर रूप से प्रमोट किया जाना चाहिए। एक और बिल आया है होम्योपैथिक से रिलेशन है, नेशनल कमीशन फॉर द होम्योपैथिक बिल 2020 पारित हुआ है, और वास्तव में इसे होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एक्ट के स्थान पर लाया गया। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है इसमें, और इसमें भी अध्यक्ष होंगे, होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के डायरेक्टर जनरल होंगे, और कुल इस बिल में लगभग 20 सदस्य होंगे। इस बोर्ड में जो है 20 सदस्य होंगे। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर होम्योपैथी के अध्यक्ष इसका एक अतिरिक्त सदस्य होगा। और निश्चित रूप से मैं एक बार फिर कहूँगा, आप लोग अपने अपने शहरों में देख लीजिए कि होम्योपैथी पे आज के 2 साल 4 साल पहले क्या था कि कई बार लोग प्रश्न चिन्ह उठाते थे और एलोपैथ की तरफ भागते थे, लेकिन कोरोना के बाद की परिस्थितियों में आपने देखा कि होम्योपैथी की तरफ भी लोगों का झुकाव हुआ है, राइट। तो निश्चित रूप से ये दोनों बिल जो है मेडिकल के परिदृश्य में या मेडिकल क्षेत्र में जो है वो एक महत्वपूर्ण होंगे, एक मील का पत्थर साबित होंगे, राइट। और आने वाले दिनों में इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए अगर आप देखेंगे तो जो मेडिकल सेक्शन है वो पूरा मेडिकल सेक्टर ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है ना। लोग स्वास्थ्य पे, इंश्योरेंस पे, मेडिकल इंश्योरेंस पे, और जो मेडिकल की अदर पैथीज हैं उन सब पे निश्चित रूप से समग्रता से काम होगा, और इन दोनों बिलों को उसी दृष्टिकोण में समझे जाने की आवश्यकता है, राइट। ओके, तो इस पे और भी सारे मैटर्स आएंगे और निकट परिवेश पे, निकट भविष्य में स्थिति और भी क्लियर होगी। तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सीरीज के साथ आप लोग बने रहिए, और जो मुद्दे हैं, चर्चित मुद्दे हैं, विभिन्न सेक्टर के मुद्दे हैं, वो हम लोग आपको इस कार्यक्रम के तहत चर्चा करते रहेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।